Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. देश में फेसबुक और व्हाट्सएप के कंट्रोल मामले को लेकर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। फेसबुक बोली, दुनिया भर में हमारी पॉलिसी एक जैसी, नहीं देखते पार्टियों की राजनीतिक हैसियत। कांग्रेस ने की जेपीसी से जांच कराने की मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी सरकार पर लगाए फोन टैपिंग के आरोप। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख उच्च स्तरीय जांच मांग की। कहा, राज्य में चल रहा है जंगल राज। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में चरम पर है जंगल राज, महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल है उत्तर प्रदेश की सरकार। बिहार में चुनाव से पहले दल बदल, 10 साल बाद शाम रजाक आरजेडी में लौटे। कहा, नीतीश के साथ रहकर समय किया बर्बाद। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और फार्मा कंपनी के बीच हुई बैठक। अमेरिका और ब्रिटेन के वैक्सीन प्लान पर है नजर। रूस के बाद चीन ने भी वैक्सीन बनाने का किया दावा। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है फेसबुक को लेकर जिस तरह से इस समय बीजेपी और कांग्रेस में आपस में झड़प हो रही है, उसके बारे में आपको सारी अपडेट्स बताते हैं। ये एक नया फ्लैश पॉइंट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बन चुका है कि फेसबुक को क्या कंट्रोल किया जाता है, क्या फेसबुक इस समय नफरत फैला रहा है, ये सारे बड़े सवाल इस समय देश के सामने हैं। अब आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को एक आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल था फेसबुक हेट स्पीच रूल कोलाइड्स विद इंडियन पॉलिटिक्स, और इस आर्टिकल में इस बात को क्लियरली लिखा गया था कि जो फेसबुक इंडिया की जो पॉलिसी डायरेक्टर है आकी दास, उन्होंने अपने इंटरैक्शंस में और कई फेसबुक एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ थे ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की जो हेट स्पीचेस थी और जिस तरह से नफ़रत फैलाने का काम बीजेपी ने अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने फेसबुक की पोस्ट के ज़रिए किया था, और उसमें अगर कोई बीजेपी का लीडर उस पोस्ट को लिखता था तो उसके खिलाफ वायलेशंस नहीं मार्क किए हैं फेसबुक ने। यानी कि उन हेट क्राइम्स के लिए, उन हेट पोस्ट्स के लिए, उन हेट स्पीचेस के लिए फेसबुक ने उन बीजेपी लीडर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। अब आपको बता दें कि फेसबुक का एक कॉलम होता है और उनकी एक पॉलिसी है विच इज़ कॉल्ड डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इस कैटेगरी के तहत या अगर कोई पोस्ट होगी या कोई स्पीच होगी, फेसबुक उसे डिलीट करता है और उन पर्सन्स के खिलाफ, यानी कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो तेलंगाना के जो लीडर हैं टी राजा सिंह, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने की बात कही है, और जिसमें कि फेसबुक पॉलिसी डायरेक्टर जो इंडिया की हैं आकी दास, उन्होंने शायद अपने एम्प्लॉयज़ से इस बात को कहा है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेती हैं या कोई वायलेशंस को रजिस्टर करती हैं तो उनका जो बिज़नेस है फेसबुक का इंडिया में वो अफेक्ट करेगा। अब फेसबुक इंडिया अपने बिजनेस के लिए क्यों चिंतित है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इंडिया यूज़र्स को देखें फेसबुक में तो 386 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं, यानी कि एक बड़ा तबका भारत का वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फेसबुक को काफ़ी बड़ा बिजनेस भारत से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से फेसबुक ने बीजेपी के एमपीज़ और बीजेपी के हेड पोस्ट्स को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसको लेकर अब इस समय राजनीति जमकर चल रही है। राहुल गांधी ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये तो कोई नई बात नहीं है और फेसबुक इस समय हेट क्राइम फैला रहा है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिए हैं और बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करता है फेसबुक। वहीं पर शशि थरूर जो कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन हैं, और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अब इस पर जेपीसी की मांग होनी चाहिए, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब को इनिशिएट करना चाहिए, इसके द्वारा सारी जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो विपक्षी पार्टीज़ इतने दिनों से कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि फेसबुक बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करता है, बीजेपी और आरएसएस के ज़रिए हेट क्राइम और एक नफ़रत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आज जब ये बातें उजागर हुई हैं, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को लिखा है कि फेसबुक के एम्प्लॉयज़ अपने आप खुद से इंडिया में मानते हैं कि जो अगर
बीजेपी यानी कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, अगर उसके खिलाफ, अगर उनके पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं शायद फेसबुक का बिजनेस इंटरेस्ट सफ़र करेगा। तो ये बातें खुलकर सामने आ जाई हैं। लेकिन जो बड़े आज सवाल है, पहला सवाल ये जो कि मैं रेज़ करना चाहूँगी कि फेसबुक क्या नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। और इसमें बड़े सवाल कई खड़े होते हैं कि जितने भी देश हैं विश्व में, क्या इस समय फेसबुक, जितनी भी रूलिंग डिस्पेंसेशंस हैं विश्व की, यानी कि जो राज करने वाली पार्टीज़ हैं, क्या उनका स्लेव बन गया है फेसबुक? क्योंकि अगर जहां पर आपका यूज़र डेटा ज़्यादा होता है तो फेसबुक, ऐसा लगता है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको गुस्सा नहीं करना चाहता, उसको नाराज़ नहीं करना चाहता। तो फेसबुक क्या ये काम करने का तरीका है? लेकिन आपको बता दें कि फेसबुक ने अपने एक क्लैरिफिकेशन में इस बात को कहा है कि वी प्रोहिबिट हेट स्पीच एंड कंटेंट दैट इंसाइट्स वायलेंस एंड एनफोर्स दीज पॉलिसीज ग्लोबली विदाउट रिगार्ड टू एनीवन्स पॉलिटिकल पोजीशन। यानी कि जो राजनीतिक हैसियत है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको देखते हुए फेसबुक हेट क्राइम और हेट स्पीच को नहीं डील करता है। फेसबुक ने अपने तरफ से ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया है, लेकिन जो फेसबुक इंडिया की जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं आखी दास, उन्होंने भी एक कंप्लेंट रजिस्टर किया है साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन में कि उनको बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। अब ये एफआईआर अभी दर्ज हुई है नहीं हुई, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, उन्हें लोग धमकियाँ दे रहे हैं। खासकर जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये पूरा मामला सामने आया है। तो जमकर इस समय राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया का कंट्रोल क्या सत्तारूढ़ पार्टीज़ के हाथ में है? आज ये बड़ा सवाल है। और अगर ये ऐसा है तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, क्योंकि आज भारत है जो कि एक बड़ा फेसबुक यूज़र बेस है, जिसके पास 386 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं। अगर आप किसी और देश में जाएंगे वहाँ पर भी फेसबुक के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज राजनीति का तो एक ये मुद्दा है ही, फ्री स्पीच का मुद्दा है कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया की जो पुलिसिंग है वो लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टीज़ के हाथ में आ गई है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी हनन कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन फेसबुक, अगर आप ग्लोबल सिनारियो अगर फेसबुक का देखें तो फेसबुक एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और अगर वो ऐसी नफ़रत, ऐसी वो हेट स्पीचेस, हेट पोस्ट को नहीं हटा पा रहा है सिर्फ इस वजह से कि सत्तारूढ़ पार्टीज़ नाराज़ हो जाएंगी, उसका बिजनेस इंटरेस्ट सफ़र करेगा, तो आज फेसबुक के काम करने के तरीके पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज वो कितनी डेंजरस प्रेसिडेंट एक सोसाइटी में सेट कर रहा है। ये सारे बड़े सवाल आज सामने खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब की मांग की गई है, और इस बात को लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना एकजुट हो पाती हैं। क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब के लिए बीजेपी इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने तो बिल्कुल इस बात को कह दिया है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और आज उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी हवाला दिया कि जिस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा को यूज़ किया था और जिस तरह से उसमें कांग्रेस का भी नाम आ रहा था 2000 के बिहार के जो 10 के इलेक्शंस थे, तो वो सारी बातें जिन चार्जेस को कांग्रेस ने उस समय मना कर दिया, तो आज कांग्रेस की का कोई दायित्व नहीं है कि वो बीजेपी से इस तरीके के सवाल पूछे। तो ऐसा सवाल रविशंकर प्रसाद ने किया है। लेकिन देखना होगा कि अब आगे की जो राजनीति है वो कैसे बदलती है, राजनीति की दिशा कैसे बदलती है। क्योंकि आज अगर आप चुनाव देखें तो चुनाव सिर्फ बूथ लेवल से ही नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल से ही नहीं हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आज चुनाव लड़ा जाता है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप चुनाव लड़ा जाता है, जैसा कि आपने ट्रंप के इलेक्शंस में देखा था 2016 में, जिस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आ रहा था कि उस तरह फेसबुक यूज़र्स के डेटा को उन्होंने इस्तेमाल किया और पूरी चुनाव की जो दिशा थी वो बदल दी। तो आज चुनावी प्रक्रिया में, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में फेसबुक का कितना बड़ा रोल है, ये सारी बातें किसी से छुपी नहीं हुई हैं। और ऐसे में जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि भारत में किस तरह से फेसबुक अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखता हुआ, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखता हुआ सत्तारूढ़ पार्टी की जो हेट स्पीचेस है और हेट क्राइम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है, तो आज बड़ा सवाल फेसबुक पर भी है। तो फेसबुक ने अपना क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया है, लेकिन इससे यहाँ की जो राजनीतिक लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन बड़ा सवाल, क्या जेपीसी की मांग पर बीजेपी अग्री करेगी? इसको देखना होगा। आने वाले दिनों में ये पूरा जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि हर दिन इसमें कोई ना कोई नया मोड़ ज़रूर आएगा, तो इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर
चंद्रबाबू नायडू जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के और तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहते हुए कि जो वाईएसआर कांग्रेस है यानी कि जगन रेड्डी की जो पार्टी है, जगन रेड्डी इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि जगन रेड्डी इस समय उन्होंने कथागत तरीके से उन्होंने फ़ोन टैपिंग शुरू की है, सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स की ही नहीं बल्कि बहुत सारे वकीलों की, जर्नलिस्ट की, सोशल एक्टिविस्ट की, और ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, आर्टिकल 19 का हनन है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रही है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तो वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है हमारे लोकतंत्र के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको इस मामले में छानबीन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से फ़ोन टैपिंग हो रही है विपक्षी दलों की। इसके साथ ही उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 19 और 21 के वायलेशन का उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन है, जिस तरीके से फ़ोन टैपिंग की जा रही है, जो लॉ ऑफ प्रिवेसी है यानी कि जो राइट टू प्रिवेसी है उसका भी हनन है। इन सारी चीज़ों को और इन सारी चीज़ों का उल्लेख चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में लिखा है, जो कि ये पत्र नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री को लिखा गया है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या जगन रेड्डी के इस लेटर को प्रधानमंत्री सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप रिश्ते हाल में देखें जगन मोहन रेड्डी से, तो वो बहुत कॉर्डियल रिश्ते नज़र आते हैं। और ऐसे में जगन रेड्डी ने अभी हाल में उन्होंने इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी कि किस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर गलवान वैली पर बात की थी। ऑल पार्टी मीटिंग में भी उन्होंने ऐसा लगा था कि उसका नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था। तो ऐसे में जब एक कॉर्डियल रिलेशंस हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी का सीरियसली संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में आपसी काफ़ी बनती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पत्र को कितना सीरियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, वो देखना होगा। दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही अभी बहुत सारे विपक्षी दल अभी सरकार से ये बात पूछ रहे हैं। फ़ोन टैपिंग का मामला तो सामने आ ही गया है। अभी आपने देखा तो 2019 में पेगासस स्पाईवेयर का मामला सामने आया था, जिस तरह से व्हाट्सएप की स्नूपिंग की गई थी, और उसमें भी अभी सरकार कोई बहुत ज़्यादा ठोस जवाब नहीं दे पाई है कि किस तरह से सोशल एक्टिविस्ट के, वकीलों के, बहुत सारे विपक्षी दलों के जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो हैक किए गए थे। एक पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था कथित रूप से भारत की सरकार ने, जिसको लेकर विपक्षी दल अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदने का परमिशन किसने दिया और किस तरह से उसे खरीदा गया, और जो ये स्पाईवेयर है इसको कैसे भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो बिल्कुल जो उनका सिस्टमिक जो ताना बाना है उसमें पेगासस को कैसे इस्तेमाल किया गया। तो आज वो सवालों का जवाब अभी भी हमें नहीं मिला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं उसे देखना होगा। लेकिन जहां तक चंद्रबाबू नायडू का ये इनिशिएटिव है, जो उनका ये मूव है, उससे उन्होंने he has killed two birds with one stone, यानी कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तो स्पॉटलाइट है ही, साथ में उन्होंने जगन रेड्डी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से वो इस समय शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं जगन रेड्डी, उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किया है कि उन्होंने उनका भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश किया है। किस तरीके से जगन रेड्डी सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके के एलिगेशंस जगन रेड्डी पे लगाए जा रहे हैं, उसी तरीके के एलिगेशंस इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लग रहे हैं, और सारी जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बार बार इस बात को कह रही हैं। तो चाहे वो व्हाट्सएप स्नूपिंग का मामला हो, चाहे वो फ़ोन टैपिंग का मामला हो, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है वो सारे मामले हो, तो चाहे वो जगन मोहन रेड्डी का वर्किंग स्टाइल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस इस समय नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ज़रूर प्ले किया चंद्रबाबू नायडू ने, और उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी का संज्ञान नहीं लेते तो मे बी ही इज़ इन टैंडम विथ व्हाट जगन मोहन रेड्डी इज़ डूइंग, and at the same time he's raised questions on Prime Minister as well as जगन मोहन रेड्डी। तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की
है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस का बेजा इस्तेमाल हो, चाहे फ़ोन टैपिंग हो, और जिस तरह से जंगल राज की भी उन्होंने बात की है कि इस समय जंगल राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में। तो इन सारी बातों को प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिखकर उन्होंने ये साबित कर दिया है और अब वो सवाल, उन सारे सवालों का जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मांगी है। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी को कितना सीरियसली लेते हैं, क्या एक इंक्वायरी ऑर्डर होती है, नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं इस समय बिटवीन जगन मोहन रेड्डी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दे आर वेरी कॉर्डियल। ऑन वेरियस occasions जगन मोहन रेड्डी has been found to be supporting Prime Minister Narendra Modi. So in this kind of a scenario, will Prime Minister take his letter seriously is the $1,000,000 question. इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर आज उत्तर प्रदेश में हो रही जो कास्ट वायलेंस है और जितनी भी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं उससे जुड़ी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जमकर योगी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि यूपी में ऐसा लगता है कि जंगल राज आ गया है। राहुल गांधी ने इस बात को लिखा है कि जिस तरह से एक बासगांव जो आजमगढ़ का गांव है वहां पर एक दलित सरपंच की हत्या की गई थी, उसे बर्बरता से मारा गया था, तो उसी को लेकर आज राहुल गांधी ने लिखा है कि कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई कमी नहीं आई है और इस समय ऐसा लग रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण एक हो गए हैं दलितों को मारने के लिए। इसी घटना के क्रम में राहुल गांधी ने जमकर आलोचना की और कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जंगल राज आ गया है। उधर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके की बार बार रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं उसको लेकर भी योगी सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने उल्लेख किया है कि जैसे चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, हापुड़ हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो और अब गोरखपुर का हो, यूपी हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी to women and there is fear in the minds of the criminals, यानी कि क्रिमिनल्स के मन में कोई डर नहीं है। यूपी की जो पुलिस है वो बिल्कुल इसमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है, अपनी जमकर आलोचना की है योगी आदित्यनाथ की। अब आपको बता दें कि जो ठाकुर और ब्राह्मण का जो एकजुटता है और दलितों को जिस तरह से वहाँ पर दरकिनारे किया गया है उसको लेकर राहुल गांधी ने बार बार इस बात को मेंशन किया है कि ऐसा लग रहा है कि दलितों की कोई जगह नहीं है योगी सरकार में। अब ऐसे में सवाल ये बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यानी कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बार बार सवाल खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और बाकी विपक्षी दल भी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार की कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। सारी जो पावर्स हैं वो पुलिस को दे दी गई हैं। पुलिस कितनी बर्बरता से पेश आ रही है उससे सवाल नहीं पूछे जाते। पुलिस और क्रिमिनल्स का एक नेक्सस नज़र आ रहा है, इसीलिए क्रिमिनल्स के मन में डर नहीं है। तो योगी सरकार जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कह रहे थे, तो आज वो उत्तम प्रदेश बनाने की बात कहाँ चली गई है? क्या राजनीति यही मोड़ ले रही है कि आप पुलिस को सारी पावर्स दे दें, क्रिमिनल्स को सारी पावर्स दे दें कि वो जिस बर्बरता से चाहें और वो जिस बर्बरता से वहाँ पे लोगों को मारे? यूपी की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जो लोग इस समय योगी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं उनको या तो जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। तो इस समय ये आलम है यूपी की कानून व्यवस्था का। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए निडर होकर आम अपनी ज़िंदगी को जीना कितना मुश्किल हो गया है योगी राज में, आप सोच सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ कौन है? ये वो शख्स हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो बार बार ये कहते हैं कि यूपी में वो एक नया दौर लाएंगे, एक नए प्रदेश की स्थापना करेंगे, एक उत्तम प्रदेश की स्थापना करेंगे। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन पाएगा, ये बड़े सवाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर भी आज बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, वो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी शासन की जो बागडोर है वो जो गुंडे हैं उनके हाथ में दे दी है और पुलिस ऑफिशियल्स के हाथ में दे दी है, जिन्होंने खुली छूट दी है गुंडों को फंक्शन करने की। तो ये सारे बड़े सवाल इस समय योगी सरकार से पूछे जाने चाहिए। और आपको बता दें कि 2022 में वहाँ पर चुनाव है और बार बार इस बात को उठाया जा रहा है, पहले चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, और इसके बाद इस समय जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पर सामने आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पहले विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला सामने आया और अब बार बार जिस तरीके से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जो जेडीयू में, यानी कि जो मौजूदा एनडीए सरकार में जो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे श्याम रजाक,
उन्होंने दल बदल कर लिया और उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, और जिसके बाद वो पहले भी आरजेडी में थे और आज 11 साल बाद वो वापस आरजेडी में गए हैं। उनका जमकर तेजस्वी यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी एक तरीके से घर वापसी है, उनकी वही जगह थी। लेकिन आज बड़े सवाल ये है कि शाम रज़ाक ने क्यों पार्टी छोड़ी। उनका ये मानना था कि नीतीश कुमार और जो एनडीए है वो इस समय बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है, यानी कि नौकरशाह इस सरकार को चला रहे हैं, और नीतीश कुमार बजाय शाम रज़ाक जैसे लीडर्स की बात न सुने बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी की बात सुनते हैं, ऐसा शाम रज़ाक का कहना है। He listens only to the senior officers and many people feel troubled with नीतीश कुमार। यानी कि बहुत सारे ऐसे, सिर्फ शाम रज़ाक ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे जेडीयू के लीडर्स हैं जो इस समय नीतीश से नाराज़ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, शाम रज़ाक ने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि 2 अप्रैल को उन्होंने दलित्स को दबाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था विधानसभा के सामने, जिसके बाद उनकी असली प्रॉब्लम्स नीतीश कुमार के साथ शुरू हुई हैं। उनका बार बार ये मानना है कि नीतीश कुमार इस समय शासन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे वो कोविड-19 के इन्फेक्शंस को लेकर मामला हो। पूरी सरकार इस समय कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ जेडीयू से शाम रज़ाक ने ही नहीं छोड़ा, उधर आरजेडी से 3 एमएलएज के छोड़ने की बात आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। तो बिहार चुनाव या किसी भी चुनाव को आप ले लीजिए, तो चुनाव के पहले का समय होता है व्हेन लीडर्स आर फाउंड जंपिंग द शिप। एक पार्टी छोड़कर और दूसरे पार्टी में लोग फेरबदल करते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो यही क्रम इस समय बिहार के चुनाव के लिए भी देखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से शाम रज़ाक का छोड़ना एक बड़ा इंडिकेशन है कि लोग इस समय नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं। और उधर ये भी खबर आ रही है कि इस समय जो सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जितिन राम मांझी, वो इस समय शायद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में पार्टीज़ की फेरबदल, इस समय लोग जो हैं अपनी फेरबदल का जो क्रम है वो इस समय जारी है बिहार में। और लेकिन इस समय जो बड़े सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं कि 15 साल का लालू राज वर्सेस 15 साल ऑफ नीतीश कुमार्स रूल। अब ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते थे, आज शासन के मामले में वो कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे वो कोविड-19 के इन्फेक्शंस को लेकर हो। तो काफ़ी उनकी इस समय किरकिरी हो रही है और नीतीश कुमार से काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बात वही आकर अटक जाती है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ये सारा कुछ होने के बावजूद लोकप्रियता में उनके कमी नहीं आई है। तो क्या नीतीश कुमार बिहार का चुनाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर लड़ेंगे? क्योंकि अगर उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की जाए तो इस समय मिस गवर्नेंस यानी कि शासन में कमी, करप्शन का मामला, चाहे वो सड़कें धंसने का मामला हो, चाहे पुल के गिरने का मामला हो, उसमें इंक्वायरी का मामला हो, लोग बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस समय जो ब्लैक लिस्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो उम्मीद दिखाई जा रही है बिहार में एनडीए की कि एनडीए वापस आएगा, तो क्या नीतीश कुमार जो कि अपने आप में एक बड़े लीडर साबित होते थे और अपने आप को एक बड़ा लीडर बताते थे, तो वो अपने स्टैचर में उनके कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर बिहार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सारे बड़े सवाल इस समय बिहार के लोगों के सामने हैं और वैसे में देखना होगा कि जो चुनावी हवा है वो किस ओर बहती हुई नज़र आती है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर देश में कोरोना अपडेट्स को लेकर है। जी हाँ, आज आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बोला कि ऐसी 3 वैक्सीन्स हैं जिन पर बहुत प्रबलता से इस समय काम चल रहा है और जैसे ही वैज्ञानिक और जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो हरी झंडी देंगे तो वैक्सीन को लेकर आएंगे मार्केट में, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर कौन सी वैक्सीन किसको पहले मिलेगी, किस तरीके से बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा, इसका खाका नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट में अपने लाल किले से कहा था। जिसके बाद अब आज खबर आ रही है कि जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और फार्मा कंपनियों के बीच में आज एक बैठक हुई। उस बैठक में ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी जो वैक्सीन्स हैं, जो तीनों वैक्सीन्स की बात हो रही है, वो कौन से फेज़ में हैं, उसका ट्रायल किस तरह से होगा, कैसे उसको मार्केट में लाया जाएगा, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबरें
आ रही हैं कि चाइना ने भी आज अपनी एक वैक्सीन को पेटेंट किया है। इस वैक्सीन का नाम है कैंसिनो वैक्सीन और चाइना अभी रूस ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने पहले वैक्सीन को विश्व में रजिस्टर किया था। चाइना ने अपने एक वैक्सीन को पेटेंट किया है। लेकिन आपको बता दें कि चाइना में भी ऐसी 5 वैक्सीन्स हैं जिनको लेकर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और लेकिन विश्व के स्तर पर ऐसी 3 बड़ी कंपनीज हैं, आपको बता दें, जहां पर इस समय वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका है, फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना थेरापेटिक्स। तो इस पर के जो फेज़ 3 ट्रायल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से होल्ड लगी हुई है वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने की, ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आप वैक्सीन मार्केट में जल्दी तो ले आएंगे, लेकिन कितनी सेफ है वो वैक्सीन। साइंस और सेफ्टी को दरकिनारे करके जो अलग अलग देश हैं वो नेशनल प्रेस्टीज में जुड़ गए हैं कि विश्व में ऐसा कौन सा पहला देश होगा जो जल्द से जल्द लोगों का टीकाकरण करेगा, जल्द से जल्द वैक्सीन कोरोना की लेकर आएगा। तो ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि कितनी सेफ होंगी वो वैक्सीन्स और कितनी साइंटिफिकली प्रूवन होंगी लोगों के लिए कि अगर हम बात जैसे कि रशिया ने कहा कि जो उनकी वैक्सीन है उसमें मैस इनोकुलेशन किया जाएगा, मैस वैक्सीनेशन किया जाएगा अक्टूबर तक। तो ऐसे में वो वैक्सीन कितनी सेफ़ है। अमेरिका ने अपने एप्रीहेंशंस ऑलरेडी बता दिए हैं। अमेरिका को डाउट्स है जहां तक रूसी वैक्सीन का सवाल है, उन्होंने इस बात को लेकर मना भी किया है, जबकि रशिया ने ये कहा था कि वो अमेरिका को इस बात में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जिसके लिए अमेरिका ने मना कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जितने भी आप एक्सपर्ट से बात करिए वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द भी, जितनी भी जल्दी अगर कोई वैक्सीन आएगी तो वो 2020 के अंत के पहले नहीं आ सकती। तो जितने भी देश, चाहे वो चाइना हो चाहे रशिया हो, अगर वो ये दावे कर रहे हैं कि उनकी वैक्सीन अभी 1 महीने में आने वाली है, तो क्या उन्होंने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है? क्या सेफ्टी से, उसकी सुरक्षा से क्या उन्होंने समझौता किया है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटे के जो फिगर्स इस समय भारत में सामने आए हैं, 57,981 मामले कोरोना के सामने आए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 941 डेथ्स हुई हैं, यानी कि 941 मौतें हुई हैं। और अगर आप उनको नंबर ऑफ डेथ्स अगर आप हर मिनट या हर 3 मिनट पे काउंट करें, तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि 2 लोग हर 3 मिनट में उनकी मौत हुई है कोरोना से पिछले 24 घंटे में। आपको ये बता दें कि टोटल जो मौतें हैं वो उन्होंने टोटल मौतों ने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। 3 करोड़ टेस्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार ICMR इस बात को कह रहा है। तो जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है कोविड-19 को लेकर, वो रिकवरी पर आकर टिक गई है, टेस्टिंग को लेकर आकर टिक गई है। लेकिन जिस तेज़ रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के सामने वैक्सीन का ही एक रास्ता नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लाई जाए, लेकिन वो कितनी जल्दी वैक्सीन आएगी, उस वैक्सीन से कितनी जल्दी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो तुरंत लोगों के हाथ में आएगी। उसमें भी लेयरिंग होगी कि किसको पहले वैक्सीन मिलेगी, क्या वो हेल्थ वर्कर्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि वो बड़े पैमाने पे इस बात को इंश्योर करते हैं कि सबको वैक्सीन मिले। तो लेकिन कितनी जल्दी ये वैक्सीन आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल स्थिति कोरोना के संक्रमण को लेकर, जिस तेज़ रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, वो वाकई में एक भयावह स्थिति है। तो 5 बड़ी खबरों में हमारी इट्स नॉट फेक में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular ID. Thanks for watching. It's not fake.